वेलकम टू आवर मैराथन। आज हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक का मैराथन, जिसमें ऑल ओवर बोले तो ऑल ओवर टेक्स्ट बुक का इसमें हम देखेंगे। मिक्स क्वेश्चंस हैं, 12 पेपर्स जो होते हैं ना उससे मिक्स क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ हाई अ कंटिलीवर रिटेनिंग वॉल वी बिल्ट सेफली। कहने का मतलब है कि हाइट कितना होता है कंटिलीवर का, जो कंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होता है ना, कंटिलीवर टाइप का, उसका हाइट कितना होता है वो पूछ रहा है। तो 6 मीटर होता है। आप ध्यान में रखिएगा, कंटिलीवर जो हाइट होता है ना वो 6 मीटर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अ लाइव लोड फॉर डिजाइन फॉर स्टेयर केस, डिजाइन ऑफ स्टेयर केस इन IS 875 1964 फॉर पब्लिक बिल्डिंग लाइएबल ओवर क्राउडिंग। कहने का मतलब ओवर क्राउडिंग है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए है। ओवर क्राउडिंग इसमें लाइएबल है, मतलब ओवर क्राउडिंग हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, लाइव लोड और डिजाइन स्टेयर एज पर IS 875 के हिसाब से 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके ना। अगर लाइएबल कहेगा तो 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन आगे देखिए इसी का डिटेल है। अगर नोट कह देगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, लाइव लोड फॉर द डिजाइन ऑफ स्टेयर केस एज पर IS 875 1964 आर फॉलोज। मतलब 875 कोड जो होता है ना 1964 क्या फॉलो करेगा। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग नॉट लाइएबल ओवर क्राउडिंग, नॉट लाइएबल ओवर क्राउडिंग। अगर भाई कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और नॉट लाइएबल टू ओवर क्राउडिंग बोल दिया तो उसके लिए क्या होगा, 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब कहेगा पब्लिक बिल्डिंग नॉट लाइएबल ओवर क्राउडिंग, तो 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके। और वही कहाँ था जो अभी आंसर मारे, उसका है पब्लिक बिल्डिंग लाइएबल ओवर क्राउडिंग, तो 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको याद कैसे करेंगे, रेजिस्टेंशियल कहा ना है तो नॉट लाइएबल ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग सब में है, लेकिन अगर रेजिस्टेंशियल बोला है, आर ही 2 है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहा है तो नॉट लाइएबल ओवर क्राउडिंग, तो 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन पब्लिक में कहा है कि नॉट लाइएबल तो 3 किलोमीटर, लेकिन नॉट लाइएबल को हटा के सिर्फ लाइएबल बोल दिया तो 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अब आया पब्लिक बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल तो जान ही गए, नॉट लाइएबल कहेगा तो 2 होगा, पब्लिक को नोट कहेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन लाइएबल कह देगा तो 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट आर एल द आर एल मैंने रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए इज 100 मीटर एंड इट्स बैक साइड 2 मीटर। इफ द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ अ चेंजिंग पॉइंट 1.5 मीटर देन द फाइंड द RL एट द चेंज पॉइंट। कह रहा है ना कि रिड्यूस लेवल और बैक साइड दिया हुआ है, उसके बाद चेंजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। तो जहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है ना वहाँ पे रिड्यूस लेवल क्या होगा, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। न्यूमेरिकल टाइप का है। तो पहले तो आपको यहाँ पे देखिए कि जो भी दिया है गिवन डाटा वो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए देवे किया है, बैक साइड भी 2 देवे किया है, और रीडिंग चेंजिंग देवे किया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। ओके। तो यहाँ पे आ गया, जोड़ने पे 102 पॉइंट समथिंग आ गया। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 हो गया। अब कह रहा है रिड्यूस लेवल ऑफ चेंज पॉइंट। तो रिड्यूस लेवल अगर चेंज पॉइंट कहेगा ना तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग चेंज ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जितना है उसको आप रीडिंग जो चेंज किया वो माइनस कर देंगे। तो यही फार्मूला है चेंजिंग पॉइंट पर। अगर पूछे आपसे कि चेंजिंग पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो चेंजिंग पॉइंट पर याद रखिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो निकाले सो, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वहाँ तो होबे करेगा, उसमें से माइनस कर देंगे रीडिंग एट द चेंज पॉइंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही, लेकिन रीडिंग जो चेंज पॉइंट किया ना उसको माइनस कर देते हैं। चेंज पॉइंट पे आपको चेंज पॉइंट जो है ना उस पर अगर बाई द वे निकालना रहेगा तो रिड्यूस लेवल एट चेंज पॉइंट, रिड्यूस लेवल जो है ना RL रिड्यूस लेवल एट चेंज पॉइंट, उसको निकालें। रिड्यूस लेवल निकालना है कहाँ पे, जहाँ चेंज पॉइंट है तहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रीडिंग एट द चेंज पॉइंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एट द चेंज ऑफ पॉइंट से कह रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले और फिर माइनस कर देंगे जहाँ चेंज पॉइंट है सो। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया था, तो वो पूछा गया था मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। बाकी आप RCC में पढ़े ही होंगे कि मिनिमम सीमेंट कितना होता है kg/m³ में। तो वही कह रहा है फिर फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो ग्रेड पे और ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवर होगा, वेरी सीवर होगा, एक्सट्रीम होगा इस कंडीशन में। और मिनिमम ग्रेड जानते हैं कि M20 से शुरू होता है
उसके बाद 5 5 बढ़ते रहता है, 20 25 30 35 40। तो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, और फिर उसके बाद मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा वो पूछ रहा है। तो आपको सीमेंट पूछे, वाटर सीमेंट रेशियो पूछेगा तो 0.55 से, सी जैसा नहीं था 5 है, तो याद कीजिए किससे स्टार्ट होता है, 0.55 से, सी जैसा नहीं तो 55 से स्टार्ट होगा। तो 0.55 इंटू, फिर सॉरी 0.55 और फिर 0.50, ये मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ है ना, तो सी जैसा ही तब 0.5 से स्टार्ट हुआ था, 0.55 फिर 0.50 और 0.45 0.45, ये सीवर और सॉरी सीवर और वेरी सीवर में सेम होता है, एंड एक्सट्रीम में 0.40 हो जाता है। ओके, तो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, तो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो पूछ रहा है, तो याद कीजिए कैसे, आंख बंद करके ध्यान लगे, 0.55 फिर 0.50, सीवर और वेरी सीवर में सेम होता है तो 0.45 0.45, लास्ट में 0.40। ओके, तो कैसे 0.55, ठीक है, 0.50 0.45 और 0.45, लास्ट में गया 0.40। ओके, अब देखिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट, अगर सीमेंट कंटेंट की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड और मोटर जो है ना उसका सेम होता है। तो माइल्ड और मोटर कितना, 300 kg 300 kg हो जाएगा, 300 kg हो जाएगा, और जो नीचे जाइए तो 320 kg और 360 kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर एंड ऑफ पेरिस नॉट यूज द एक्सटीरियर फिनिश्ड ऑफ द स्ट्रक्चर बिकॉज, कहने का प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना उसका हम यूज नहीं करते हैं एक्सटीरियर फिनिशेस ऑफ स्ट्रक्चर। एक्सटीरियर जो फिनिशेस होता है ना, एक्सटीरियर जो बाहर की फिनिश करते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आप देख लीजिए कि इट्स साइलेंटली सॉल्युबल इन वाटर, कहने का मतलब साइलेंटली मैंने आसानी से सॉल्युबल होता है वाटर में, इसकी वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाहर में यूज नहीं करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इफ़ द कंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू कपल, कपल जो कपल सब्जेक्ट है उसके बाद इट्स फ्री एंड देन क्या होगा, कहने का मतलब है कंटिलीवर बीम है जिसका जिसका लेंथ एल है, सब्जेक्टेड टू कपल एट द फ्री एंड पर कपल है, तो इसमें क्या होगा, द बीम कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रो, कहने का मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बाई द वे को कंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे कपल है, तो उसमें कह रहा है ना द बीम कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रो, कहने का मतलब इसके थ्रो जो हो ना बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, इस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कंफर्म रहिए कि कोई कैंटिलीवर बीम है, फिर इन पे कपल लगा हुआ है, तो उसका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, और शेयर फोर्स क्या होगा, एक सीधा लाइन बन जाएगा। ओके, इसे देख लीजिए फिगर में। कि वही है, फिर इन पर कपल लगा हुआ है, उसके बाद लेंथ एल है, ये है, शेयर फोर्स एक सीधा लाइन होगा और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, द प्लेन टेबल ओरिएंटेड बाय द कंपास अंडर द फ्लोइंग कंडीशन, कहने का मतलब है कि प्लेन टेबल में ओरिएंट करते हैं कंपास से, कब कब हम कंपास से ओरिएंट करते हैं, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लेन टेबल में हम ओरिएंट करते हैं तो कंपास से कब ओरिएंट करते हैं, वो पूछ रहा है। पहला है व्हेन द स्पीड मोर इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी, कहने का मतलब स्पीड आपको मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्पीड हो जाएगा, तब हम कंपास का हम यूज करेंगे, ओरिएंटेड बाय कंपास करेंगे। व्हेन देयर इज नो सेकेंड पॉइंट अवेलेबल इन द ओरिएंटेशन, कोई भी सेकेंड पॉइंट नहीं ना ओरिएंटेशन का रहेगा, तो हम कंपास का यूज करेंगे, ठीक है ना। व्हेन देयर इज नो सेकेंड पॉइंट अवेलेबल फॉर ओरिएंटेशन, कोई सेकेंड पॉइंट नहीं रहेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ना क्वेश्चन, इन प्लेन टेबल सर्वे नोट एनी सेकेंड पॉइंट, माने एक ही पॉइंट है ना, तब किससे हम ओरिएंटेशन करेंगे, तो ओरिएंटेशन बाई कंपास करेंगे। ओके, ओरिएंटेशन बाई कंपास करेंगे। तो कंफर्म कीजिए कि ओरिएंटेशन बाई कंपास कब करते हैं, ओरिएंटेशन बाई कंपास कब करते हैं, जब कोई सिंगल स्टेशन रहेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ओरिएंटेशन बाई कंपास करते हैं। कंफर्म हो गए होंगे। व्हेन देयर नो सेकेंड पॉइंट अवेलेबल फॉर द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए कोई सेकेंड पॉइंट नहीं होगा ना, तो उसको हम ओरिएंटेशन करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, तो उस कंडीशन में ओरिएंटेशन करेंगे कंपास से। ओके, अब कह रहा है कि ओरिएंटेशन बाय द मीन ऑफ बैक साइटिंग, तो इसको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन इन प्लेन टेबल सर्वे कैन बी डन प्रिसाइजली बाय साइटिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑलरेडी पॉइंटेड ऑन द शीट। द प्लेन टेबल कैन बी ओरिएंटेड मीन और बैक साइटिंग फ्लोइंग कंडीशन, किस किस कंडीशन में करते हैं बैक साइटिंग से, व्हेन इट पॉसिबल टू सेट द प्लेन टेबल ऑन द पॉइंट ऑलरेडी पॉइंटेड सीट, अगर पॉइंटेड रहेगा तो, और प्रिसाइजिंग सेक्शन
व्हेन द नॉट पॉसिबल सेट द प्लेन टेबल ऑन द पॉइंट, कहने का मतलब प्रिसाइजिंग रहेगा ना तो बैक साइड से करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एडिशन ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लाई एस, कहने में फ्लाई एस को ऐड करते हैं मिक्सिंग डिजाइन रिजल्ट रिएक्शंस, कहने का मतलब द एडिशन ऑफ द पोर्शन ऑफ फ्लाई एस, जो फ्लाई एस होता है ना उसको ऐड करते हैं मिक्सिंग डिजाइन में, तो क्या क्या रिजल्ट मिलता है। वो कह रहा है फ्लाई एस को ऐड करने से, एडिशन ऑफ पोर्शन ऑफ फ्लाई एस मिक्स डिजाइन रिजल्ट रिडक्शन, क्या क्या रिडक्शन हो जाएगा आपको फ्लाई एस को ऐड करने से। फ्लाई एस को ऐड करने से कंक्रीट में क्या क्या रिडक्शन हो जाएगा। पहला जो होता है केमिकल अटैक कम जाएगा, फ्लाई एस से केमिकल अटैक कम जाता है। ओके, दूसरा हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जाएगा। ओके, तीसरा है इनिशियल सेटिंग टाइम कम जाएगा। तीनों होगा। पहले नंबर देख लीजिए, जिससे पूरा बताएंगे। इन केमिकल फ्लाई एस से केमिकल अटैक कम जाता है, ठीक है, केमिकल अटैक कम जाता है, फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम जाता है, लास्ट इनिशियल सेटिंग टाइम भी घट जाता है। ओके, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो घटेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम ही नहीं जाएगा, तो याद रखिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कम ही जाएगा। ओके, केमिकल अटैक भी कम जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवांटेज ऑफ एडिंग फ्लाई एस इन द मिक्स डिजाइन, अगर बाई द वे एडवांटेज क्या है फ्लाई एस को मिक्स डिजाइन में करते हैं तो एडवांटेज ऑफ एडिंग फ्लाई एस इन द मिक्स डिजाइन, अगर बाई द मिक्स डिजाइन है उसमें फ्लाई एस को ऐड करते हैं तो क्या क्या उसका एडवांटेज है। इम्प्रूव वर्केबिलिटी, हाँ फ्लाई एस रहेगा ना उससे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगा। डिक्रीज वाटर डिमांड, वाटर डिमांड भी घट जाता है आपको इसके चलते, फ्लाई एस के चलते। रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन कम जाएगा अगर इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगा तो। रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, इंक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ओके ना। रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, रिड्यूस कर जाएगा ड्राइंग श्रिंकेज में, जो श्रिंकेज होता है ना ड्राइंग के टाइम वो रिड्यूस कर जाएगा। रिड्यूस्ड परमेबिलिटी, परमेबिलिटी भी घट जाएगा। इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस्ड परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी होता है ना वो घट जाएगा। रिड्यूस्ड परमेबिलिटी, परमेबिलिटी जो होता है ना वो घट जाएगा। देखिए काहे कि वो फ्लाई ऐसे पाउडर जैसा है तो परमेबिलिटी घट जाएगा और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके, अब कह रहा है इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, हाँ इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, ये कौन सी कहा था, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग, रिडक्शन इन इनिशियल सेटिंग टाइम। यहाँ पे बोला कि रिडक्शन इन इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगा, यहाँ कह रहा है इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। अब क्या माने हम, एडवांटेज है उसमें रिडक्शन पूछा है, एडवांटेज इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, इसमें क्या कर रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम रिडक्शन, पता ना ऐसे कॉमन सेंस आप लगाइए तो रिड्यूस इन हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा, घटेगा, लेकिन यहाँ एडवांटेज में ऐसे कर दिया, हमको तो लगता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम घटेगा ही, तो घटेगा ही मार देते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन इन केमिकल अटैक, रिडक्शन केमिकल अटैक्स में घट रिडक्शन हो जाएगा। तो क्या क्या इसमें बोला कि फ्लाई एस के चलते आपको मतलब आपको डिटेल में मिलेगा। और एडवांटेज क्या है फ्लाई एस के चलते से, इम्प्रूव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है परमेबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा डिक्रीज वाटर डिमांड, वाटर डिमांड भी घट जाएगा। फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रिड्यूस ड्राइंग एंड श्रिंकेज, हाँ ड्राइंग के टाइम श्रिंकेज होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस परमेबिलिटी, इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी तो घटेगा ही लेकिन ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना वो बढ़ जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है ना वो बढ़ जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका बढ़ेगा नहीं घट जाएगा। ओके, कि पीछे बताएं क्वेश्चन में घट रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम। रिडक्शन इन केमिकल अटैक, केमिकल अटैक्स में रिडक्शन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। हमारा बेस्ट दियर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्ले ब्रिक्स क्लासिफाइड, क्ले ब्रिक्स जो होता है ना कितने में क्लासिफाइड किया गया था, 4 टाइप्स में क्लासिफाइड सिर्फ किया गया है। पहला फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, 4 में बांटे हुए किया है, बाकी तो ऐसी ही बकवास। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कितने टाइप में ब्रेक्स को बांटा गया है, मैकेनिकल और फिजिकल, जो मैकेनिकल होता है सो और फिजिकल होता है सो उसके हिसाब से 4 टाइप्स में बांटा गया है। ओके, अब आगे चलते, बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट फंक्शन ऑफ द क्रॉस रेगुलेटर, देखिए क्रॉस रेगुलेटर है ना उसमें से नोट फंक्शन पूछ रहा है, बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो फंक्शन है क्रॉस रेगुलेटर का। तो आप पढ़े होंगे पहले हेड रेगुलेटर होता है फिर क्रॉस रेगुलेटर होता है, तो 2 चीज़ होता है ना, तो क्रॉस रेगुलेटर अलग होता है और हेड रेगुलेटर अलग होता है। तो क्रॉस रेगुलेटर का अलग देखिए और हेड रेगुलेटर का अलग देखिए। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट फंक्शन ऑफ द क्रॉस रेगुलेटर, इसमें से किसका फंक्शन नहीं है, तो क्रॉस रेगुलेटर पहले देखते हैं उसके बाद हम हेड रेगुलेटर देखेंगे। तो क्रॉस रेगुलेटर देखिए, इफेक्टिवली कलर कंट्रोल द इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम, इफेक्टिवली कंट्रोल्स द इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम, मैंने होता है ना कि पहले जितना भी कैनाल पे जो होता है ना इरिगेशन सिस्टम उसका कंट्रोल करता है क्रॉस रेगुलेटर।
क्रॉस रेगुलेटर जो होता है इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम कंट्रोल करता है। इंटायर जो मैंने कहने का मतलब इफेक्टली कंट्रोल द इंटायर कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कैनाल का जो इरिगेशन सिस्टम होता है कैनाल, उसका इंटायर कैनाल का इरिगेशन सिस्टम पूरा पर कौन कंट्रोल करता है? कैनाल का इरिगेशन सिस्टम पूरा पर कौन करता है? क्रॉस रेगुलेटर। ओके, हेल्प इन द हेडिंग अप वाटर ऑन द अप स्ट्रीम। हाँ, ये कहता है ना कि हेल्प्स करता है हेडिंग अप वाटर ऑन द अप स्ट्रीम। हाँ, मैंने उसका लेवल को उठाने का काम करता है क्रॉस रेगुलेटर। हेडिंग अप वाटर ऑन द अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जो होता है ना उसमें हेडिंग अप करने का काम करता है क्रॉस रेगुलेटर। ओके, अब देखिए ऑब्जर्व फंक्शन इन वेरियस सेक्शन ऑफ द कैनाल। ऑब्जर्व फंक्शंस इन वेरियस सेक्शन द कैनाल। कैनाल के वेरियस सेक्शन को मतलब ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व फंक्शन ऑफ वेरियस सेक्शन द कैनाल। कैनाल का जो वेरियस सेक्शन होता है ना उसका फंक्शन को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व फंक्शन इन वेरियस सेक्शन द कैनाल, वही ना कर रहा है ऑब्जर्व फंक्शन। जो फंक्शन होता है ना उसको ऑब्जर्व करता है। फंक्शन देखे हैं ना, उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व फंक्शन इन द वेरियस सेक्शन ऑफ कैनाल। सेक्शन का कैनाल जो होता है ना उसका वेरियस फंक्शन को ऑब्जर्व करता है। ये तो उसका क्रॉस रेगुलेटर का ही फंक्शन हो गया। नहीं कौन है? सर्विस ऑफ मीटर मेजरिंग द डिस्चार्ज। सर्विस ऑफ मीटर डिस्चार्ज को मेजर नहीं कर सकता क्रॉस ड्रेनेज। वो कह रहा है मैंने मेजर नहीं कौन करता है? तो क्रॉस ड्रेनेज जो होता है ना डिस्चार्ज को मेजर नहीं कर सकता है। अब देख लिए क्रॉस रेगुलेटर। अब देखेंगे हेड रेगुलेटर। तो देखिए इसमें कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है? अ कैनाल हेड रेगुलेटर बीच इज लोकेट जस्ट अप स्ट्रीम ऑफ बैराज। जो बैराज होता है या तो मतलब बैराज के बैराज जो होता है ना, बैराज हो गया, वेयर हो गया, उसको अप स्ट्रीम हेड में ये दिखने को मिलता है, नहीं तो नहर के ऊपर में मिलता है। प्लेस्ड अप्रोपेरेटली नियर अबाउट द रिजर्वायर। रिजर्वायर के जस्ट नियर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड हेल्प, क्या क्या हेल्प करता है? रेगुलेट द डिस्चार्ज फ्लो इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल। कहने का मतलब रेगुलेट करता है, डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है। ठीक है। कंट्रोल एंट्री ऑफ सेंडिमेंटेड इनटू द कैनाल। सेंडिमेंट जो होता है ना उसमें कैनाल कंट्रोल एंट्री ऑफ सेंडिमेंट इनटू द कैनाल। कैनाल में जो सेंडिमेंट होता है ना उसको एंट्री को रोकता है। कौन? तो होता है कैनाल हेड रेगुलेटर। जो कैनाल होता है ना, कैनाल कैनाल देखे हैं ना, कैनाल का हेड रेगुलेटर जो होता है ना सिल्ट एंट्री को मैंने रोकता है। कंट्रोल एंट्री ऑफ द सेंडिमेंट इनटू द कैनाल। कैनाल जो होता है ना उसमें कैनाल देखें ना, नहर नहर कैनाल है, तो कैनाल जो होता है ना उसमें कैनाल में सिल्ट एंट्री को रोकता है। कौन? तो कैनाल हेड रेगुलेटर। कैनाल हेड रेगुलेटर जो होता है ना तो कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर जो कैनाल हेड रेगुलेटर जो होता है हेड रेगुलेटर सिल्ट को एंट्री करने से रोकता है। अ हेड रेगुलेटर जनरली अलाइग्ड एट द एंगल ऑफ 90 से 110 डिग्री। सेंडिमेंटेशन एंट्री इनटू द कैनाल। सेंडिमेंट जो था उसको एंट्री को रोकता है और 90 से 110 डिग्री पर सेट हो जाता है। ओके ना, कहने का मतलब कितना पे सेट होता है? 90 से 110 डिग्री पे। कैनाल हेड रेगुलेटर, क्रॉस नहीं, हेड रेगुलेटर 90 से 110 डिग्री पर सेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है फ्लेक्चरल शेयर, टॉर्जनल शेयर और पंचिंग शेयर। इस पर क्वेश्चन होगा आपको। तो देखिए कह रहा है कि फ्लेक्चरल शेयर क्या होता है, फिर टॉर्जन शेयर क्या होता है, फिर पंचिंग शेयर क्या होता है। ये सारे के सारे शेयर है। तो फ्लेक्चर शेयर, द शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान इज नोन एज फ्लेक्चर शेयर। द बीम आर यूजुअली सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चर शेयर। बीम पे क्या होता है? फ्लेक्चर शेयर होता है। फ्लेक्चर शेयर होता है। कौन सा शेयर होता है? बीम पे कौन सा शेयर होता है? फ्लेक्चर शेयर होता है। लोड कौन सा होता है? ट्रांसवर्स लोड होता है उस पर। ओके, तो देखिए द शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज द बेंडिंग मोमेंट। कहने का मतलब लोड एसोसिएटेड विथ चेंज द बॉन्डिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट चेंज करेगा अलॉन्ग द स्पान इज नोन एज फ्लेक्चर शेयर। तो फ्लेक्चर शेयर किसे कहते हैं? फ्लेक्चर शेयर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए। द शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट, शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान, स्पान के अलोंग इज नोन एज फ्लेक्चर शेयर। तो फ्लेक्चर शेयर क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट किसी भी बीम का एसोसिएटेड विथ चेंज द शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट अलोंग द स्पान। बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है स्पान के अलोंग। कहने का मतलब है कि द शेयर एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट, एसोसिएटेड विथ चेंज बेंडिंग मोमेंट, चेंज बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट चेंज होगा अलोंग द स्पान इज नोन एज फ्लेक्चर शेयर। कोई भी बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है अलोंग द स्पान, along the span along the span is known as flexure shear। ठीक है ना। द बीम्स यूजुअली सब्जेक्टेड टू फ्लेक्चर शेयर। बीम पे कौन सा शेयर होता है? फ्लेक्चर शेयर ही होता है। ओके ना। अलोंग द स्पान चेंज होता है ना बेंडिंग मोमेंट, अलोंग द स्पान चेंज होता है बेंडिंग मोमेंट, तो उसको हम फ्लेक्चर शेयर बोलते हैं।
ओके। व्हेन द मेंबर सब्जेक्टेड टू टोर्जन इट्स सब्जेक्टेड टू टोर्जन शेयर, कहने का मतलब है कोई भी मेंबर पर सब्जेक्टेड टू टोर्जन तो उसको हम टोर्जन शेयर बोलते हैं। ओके। अब आया पंचिंग शेयर, द शेयर एसोसिएटेड विथ पॉसिबिलिटी ऑफ द पंचिंग थिन मेंबर बाय द कंसंट्रेटेड वॉल लोड विम लेस फ्लोर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द कॉलम्स collected flat slab or footing slab carrying concentrated column load subjected to punching shear, उसको कंसनट्रेटेड जो लोड होता है ना उसको बोलते हैं। कॉलम का जो लोड होता है ना, कॉलम का जो कॉलम बीम के बाद कॉलम बैठा होता है तो उसका लोड होता है कंसनट्रेटेड लोड, उसी को बोलते हैं पंचिंग शेयर। ओके। अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला एक्सप्लेन्स द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया अर्थवर्क यूजिंग द मीन डेप्थ, तो कहने का मतलब इसमें से कौन है, मान कैलकुलेशन तो फॉलोइंग फार्मूला एक्सप्लेन्स द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अर्थ वर्क यूजिंग द इट्स मेन डेप्थ। एरिया ऑफ अर्थ वर्क, जो अर्थ वर्क होता है ना, अर्थ वर्क मिट्टी का, उसमें मीन डेप्थ के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, बिड डी प्लस एच डी के होल स्क्वायर, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर होता है, बी और डी, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर होता है, बिड डी होता है ना बी और डी, तो बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर होता है। मीन डेप्थ फार्मूला कौन होता है, एरिया ऑफ मीन डेप्थ, मीन डेप्थ ना होता है, डेप्थ ही सब नहीं, मीन डेप्थ, तो बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर। मीन डेप्थ के लिए, मीन डेप्थ ऊपर जो है ना उसके लिए मीन डेप्थ क्या होता है, मीन डेप्थ के लिए, मीन डेप्थ के लिए एरिया का फार्मूला होता है मीन डेप्थ, डेप्थ सब नहीं मीन डेप्थ, उसके लिए क्या होता है फार्मूला, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर, बिड डी हुआ ना वी और डी प्लस एच डी के होल स्क्वायर, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर, बिड डी प्लस एच डी के होल स्क्वायर, मीन डेप्थ के लिए बी और डी और एस और डी के होल स्क्वायर। ठीक है, मिड सेक्शन फार्मूला इसको भी बोलते हैं। बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर जो है ना, बी डी प्लस एच डी का, बिड डी हुआ बी जैसा नहीं होता, बिड डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम मिड सेक्शन फार्मूला, और इसको ही बोलते हैं मिड सेक्शन फार्मूला। ओके। अर्थ वर्क के लिए जो होता है इसको बोलते हैं मिड सेक्शन फार्मूला, बिड डी एच डी को मिड सेक्शन फार्मूला। आगे चलते हैं। देखिए अब कह रहा है A two-dimension state stressed which only to control stresses presence is called biaxial stress। कहने का मतलब बाईएक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, ट्राई क्या होता है और यूनिएक्सियल क्या होता है, उसके बारे में कह रहा है। A two-dimensional state of stress in which only two normal stresses are present is called biaxial stress। कहने का बाईएक्सियल स्ट्रेस किसे बोलते हैं, बाईएक्सियल स्ट्रेस जो बाईएक्सियल होता है ना उसकी बात कर रहे हैं हम कि बाईएक्सियल स्ट्रेस क्या होता है। कह रहा है कि अ टू डायमेंशन स्टेट स्ट्रेस इन विच ओनली टू नॉर्मल स्ट्रेस आर प्रेजेंट, टू नॉर्मल स्ट्रेस, सिर्फ टू नॉर्मल स्ट्रेस, कहने का मतलब है अ टू डायमेंशनल स्टेट स्ट्रेस इन विच ओनली टू नॉर्मल स्ट्रेस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बाई एक्सियल स्ट्रेस। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो गो स्ट्रेस रहेगा प्रेजेंट, तीन गो नहीं, सिर्फ दो स्ट्रेस प्रेजेंट रहेगा तो उसको बाई एक्सियल स्ट्रेस कहेंगे। ओके। बाई एक्सेल किसे बोलते हैं, जिसमें दो गो स्ट्रेस परसेंट रहेगा उसको बाई एक्सेल बोलेंगे, तीन गो रहेगा तो उसको ट्राई एक्सेल बोलेंगे, अगर ए गो रहेगा तो उसको हम यूनी एक्सेल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर टू ट्राई एक्सेल देखते हैं। अ एलिमेंट वन ऑब्जेक्ट्स प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन ट्राई एक्सेल, थ्री रहेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तीन गो रहेगा उसको ट्राई एक्सेल बोलेंगे। ओके ना। अगर सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओनली वन डायरेक्शन सेट टू अंडर यूनिएक्सियल स्ट्रेस, सिर्फ ओनली वन रहेगा तो उसको यूनिएक्सियल बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अ स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बोल रहा है, स्लाइटली रेनफोर्स्ड बीम इन लिमिट स्टेट मेथड द सेंट्रोइड कंप्रेशन फोर्स लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। कहने का मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसको मैं बोल रहा है कि सेंटर से जो ऊपर डिस्टेंस होता है वो पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितना होता है रेक्टेंगुलर में, डिस्टेंस 0.42 हो जाता है, 0.42 हो जाता है। अब देख लीजिए फिगर क्या है। देखिए अब कहा रेक्टेंगुलर सेक्शन था, यहाँ पे 0.42 है ना डिस्टेंस, वहाँ द स्ट्रेस डायग्राम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम लिमिट स्टेट मेथड, ये होता है डिस्टेंस 0.42। ओके। देखिए यहाँ का लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स इज अ डिस्टेंस ऑफ द 0.42 फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, 0.42 एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। एक्सट्रीम कंप्रेशन पकड़ेंगे कैसे कि अब डिस्टेंस पूछेगा, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पूछेगा, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पूछेगा तो 0.042 हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है
और जो कॉपी में लिखा है उससे मैच नहीं करता है, तो इसको कैसे हम कंफर्म करेंगे? तो देखिए इसमें पूछेगा डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद स्लम पूछेगा। तब कह रहा है बिल्डिंग कंक्रीट सैलो सेक्शंस पेवमेंट यूजिंग पेवर्स, इसके लिए तो कुछ जरूरी नहीं याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ सेकंड में देखिए वेरी लो नहीं, लो वाला देखिए, मास कंक्रीट कहेगा तो, फिर लाइट रेनफोर्स्ड कहेगा तो सेक्शन स्लैब, बीम कहेगा, वॉल कहेगा, कॉलम फ्लूड्स हैंड पैलेस्ड, यही पूछा गया है, कॉलम फ्लूड्स हैंड पैलेस्ड पेवमेंट, हैंड पैलेस पूछा गया है। कैनाल लाइनिंग स्ट्रिप फुटिंग, कैनाल लाइनिंग स्ट्रिप, हैंड बोल दिए, जहाँ हैंड बोलेगा 25 से 75 मारेंगे, 25 से 75 मारेंगे स्लम्प। अगर वही कह देता है कैनाल लाइनिंग स्ट्रिप फुटिंग, अगर भाई कैनाल लाइनिंग पूछता है ना स्ट्रिप फुटिंग के लिए, तो 25 से 75 ही होगा। कैनाल लाइनिंग, कैनाल जो होता है ना, कैनाल देखें कैनाल, तो कैनाल को लाइनिंग करना है, कैनाल जो होता है ना उसको लाइनिंग करना है, तो कैनाल लाइनिंग के लिए क्या हो जाता है, तो उसके लिए हो जाता है आपको 25 से 75। ओके, कैनाल लाइनिंग स्ट्रिप फुटिंग, कैनाल को लाइनिंग करना, स्ट्रिप फुटिंग है उसके लिए 25 से 75 हो जाएगा। कैनाल लाइनिंग 25 से 75 हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि स्लैब बीम वॉल्स कॉलम फ्लोर हैंड प्लेस्ड, अगर भाई तो हैंड प्लेस्ड रहेगा ना, हैंड से हाथ से हैंड प्लेस्ड रहेगा तो 25 से 75 हो जाएगा। ओके, हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब्स बीम वॉल्स कॉलम, कहने का मतलब है कि हैवली रेनफोर्स्ड कहेगा तब, अगर भाई हैवली ये सब नहीं रेनफोर्स्ड बोला हुआ तो हैंड पेमेंट हो ही गया और कैनाल लाइनिंग हो जाएगा 25 से 75 होगा। लेकिन अगला कह रहा है कि हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब बीम वॉल्स कॉलम, हैवली रेनफोर्स्ड बोलेगा, चाहे स्लैब बोल दे, चाहे बीम बोल दे, या तो वॉल बोल दे, या तो कॉलम्स बोल दे, जो भी बोले लेकिन हैवली बोलना चाहिए, तो उसको 50 से 100 हो जाएगा। हैवली रेनफोर्स्ड तो 100 तो थी जैसा ही ना रेनफोर्स्ड की तरह ना, तो 50 से 100 हो जाएगा। ओके ना। अब बोल रहा है कि स्लिप फॉर्म वर्क पुस्ट कंक्रीट, आपका स्लिप फॉर्म वर्क पंप्ड कंक्रीट, स्लिप फॉर्म वर्क पंप्ड कंक्रीट, पंप कंक्रीट रहेगा तो 75 से 100 हो जाएगा। स्लिप फॉर्म वर्क पंप्ड कंक्रीट, स्लिप फॉर्म वर्क पंप कंक्रीट, पंप है जो पंप होता है उसको पंप कंक्रीट, उसके लिए होता है 75 से 100 होता है। स्लिप फॉर्म वर्क पंप्ड कंक्रीट, जो पंप कंक्रीट हो जाता है ना, कंक्रीट को पंप करता है, पंप कंक्रीट कितना हो जाता है 75 से 100 होता है। पंप कंक्रीट कह दिया पंप कंक्रीट, उसके लिए 75 से 100 हो जाएगा। ओके ना। अब ट्रेंच फिल इन सिटू पाइल 100 से 150 हो जाता है। ट्रेंच फिल इन सिटू पाइल, अगर पाइल आया तो 100 से 150 हो जाएगा, पाइल खड़ा होता है तो 100 से 150 हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए पूछा गया है रिकमेंडेड स्लम्प रेंज, स्लम्प पूछा है रेंज इतना 456 2000 के तहत से पैलेस्ड पेवमेंट क्वांटिटी, हैंड पैलेस्ड पेवमेंट, हैंड पेवमेंट बोला है ना, तो देखिए हैंड वही याद कीजिए 25 से 75 वाला हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं द टोटल एक्टिव प्रेशर ड्यू टू ड्राई बैकफिल एक्टिंग एट H/3 एवं द बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब है कि टोटल एक्टिव प्रेशर, ये सब नहीं, एक्टिव प्रेशर ड्यू टू द ड्राई बैकफिल H/3 जो होता है H स्क्वायर के मतलब होता है, H स्क्वायर का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H/3 H स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं द वॉइड रेशियो फॉर विच change the volume remains constant during the sharing is called critical void ratio, कहने का मतलब क्रिटिकल void ratio किसको बोलते हैं? void ratio तो पढ़वे की होंगे सोइलवा में, लेकिन क्रिटिकल बोल देगा void ratio, उसको किसको बोलते हैं? द void ratio for which the change of volume, कहने का मतलब द void ratio for which the change of volume, the void ratio which change the volume remains constant during sharing इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉइड रेशियो, कहने का मतलब है कि द वॉइड रेशियो विच चेंज वॉल्यूम, वॉइड रेशियो कर रहा है, द वॉइड रेशियो विच चेंज वॉल्यूम, वॉइड रेशियो चेंज कर रहा है वॉल्यूम, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग शेयरिंग फेल्यूर, कांस्टेंट हो जाएगा शेयरिंग फेल्यूर के टाइम, तो क्रिटिकल वॉइड रेशियो। ओके, आगे चलते हैं बीच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशन यूज्ड द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील सेकेंडरी स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड, कहने का मतलब है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशन कौन सा एजम्पशन है जो यूज किया जाता है डिजाइन ऑफ एन एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, जो एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर होता है ना, डिजाइन द एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, जो एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर होता है, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर होता है ना, जिसमें क्या निगलेक्ट करता है, सेकेंडरी फोर्स को निगलेक्ट कर देता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग एजम्पशन यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर रहेगा, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, तो इसमें क्या होगा, तो सेकेंडरी को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग अजम्पशन इज टू द डिजाइन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रेस को निगलेक्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं, क्या कर रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिस्पेक्ट टू वर्किंग हॉल टू पार्ट, अगर हॉल टू पार्ट पढ़े होंगे कि हॉल से पार्ट होता है,
जो प्रिंसिपल पढ़े होंगे आप सर्वे में कि हॉल से पार्ट होता है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा है। पहला फ़ायदा थोड़ा लंबा सा है और दूसरा फ़ायदा से छोटा सा है। तो देखिए दूसरे देख लीजिए कि ईरर्स आर मिनिमाइज्ड। कहने का मतलब हॉल टू पार्ट कीजिएगा तो ईरर जो होता है ना कम जाता है, ईरर जो होता है मिनिमाइज हो जाता है। कहने का मतलब हॉल टू पार्ट कीजिएगा, आप हॉल टू पार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल जो हॉल से पार्ट है ना तो उसमें ईरर कम जाएगा। ओके, ईरर कम जाता है। लेकिन अब पहिलका देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स स्टेबलाइज फर्स्ट विथ हायर पर से प्रेसीजन एंड द मेजर कंट्रोल मैंने हायर जो है मेजर कंट्रोल पॉइंट द स्टेबलाइज यूजिंग लेस प्रिसीजन। कहने का मतलब है कि मेजर कंट्रोल पॉइंट और स्टेबलाइज्ड फर्स्ट विथ हायर प्रिसाइजन। कहने का मतलब है कंट्रोल रहता है हायर प्रिसाइजन, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स स्टेबलाइज फर्स्ट विथ हायर प्रिसाइजन। जो हायर प्रिसाइजन जो होता है ना वो जो मेजर लॉस कर देता है। एंड द माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर स्टेबलाइज्ड यूजिंग लेस प्रिसाइजन। कहने का मतलब जो हायर जो होता है ना मेजर कंट्रोल कर देता है, लेस जो होता है ना कम कंट्रोल करता है। वो पहला पॉइंट हो गया हॉल टू पार्ट के लिए। पहला हो गया हॉल टू पार्ट के लिए कि मतलब मेजर जो होता है ना वो कह रहा है मेजर स्टेबलाइज हायर प्रेसाइजर एंड माइनर कंट्रोल ऑन द स्टेबलाइज यूजिंग द लेस प्रेसाइजर। वही ना लेस प्रेशर हायर प्रेसाइजर। और इरर्स इन मिनिमाइज्ड, इरर को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि द हाइड्रो पावर प्लांट बीच यूटिलाइज द मिनिमम फ्लो इन रिवर हैवी अप्रिसिएबल पॉन्डिंग ऑन द अप स्ट्रीम इज कॉल्ड रन ऑफ रिवर प्लांट। रन ऑफ रिवर प्लांट कैसे बोल दिया इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, इसमें क्या कहानी है। ठीक है ना, तो रिपीट एक करना है ना कि द हाइड्रो पावर प्लांट बीच यूटिलाइज द मिनिमम फ्लो रिवर हैविंग अप्रिसिएबल पॉन्ड्स ऑन द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम उसको बोलते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट्स। रन ऑफ रिवर प्लांट्स रन ऑफ अपस्ट्रीम पापा है तो रन ऑफ रिवर प्लांट्स हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि द फॉर्म यूज्ड पब्लिक वर्क मेजरमेंट बुक से। पब्लिक वर्क मेजरमेंट बुक से कौन सा पब्लिक वर्क मेजरमेंट बुक, इस सब मेजरमेंट बुक देखे होंगे लेकिन डायरेक्ट यहाँ डिसाइड कर रहा है कि पब्लिक वर्क है। तो पब्लिक वर्क मेजरमेंट बुक से फॉर्म नंबर 23। पब्लिक वर्क देखें ना जो पब्लिक काम करते हैं, तो पब्लिक वर्क के लिए मेजरमेंट बुक कितना होता है, पब्लिक वर्क के लिए मेजरमेंट बुक फॉर्म नंबर 23। ओके, अब आगे देखिए मैच द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ साइंस विथ दियर बोर्ड है। पहले हुआ रेगुलेटरी साइन, जानते ही होंगे रेगुलेटरी साइन, फिर हुआ इन्फॉर्मेटरी साइन, फिर होगा वार्निंग साइन। तो रेगुलेटरी साइन जो होता है ना वो किस शेप का होता है वो बताना है आपको। तो रेगुलेटरी साइन जो होता है ना वो सर्कुलर शेप का होता है। रेगुलेटरी आर से रेगुलेटरी उसी सी हो जाता है। तो रेगुलेटरी साइन को याद कीजिए कि रेगुलेटरी जो होता है ना रेगुलेटरी जो होता है ना सर्कुलर शेप का होता है। और इन्फॉर्मेटरी साइन जो होता है वो हो जाता है आपको रेक्टेंगुलर शेप का। इन्फॉर्मेटरी तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप। ध्यान दीजिए कहाँ पे देखे थे आप, आंख बंद कर सोचिए कहाँ पे देखे थे, वहाँ पे मोड़ पे देखे थे ना, वो हो जाता है आपको इन्फॉर्मेटरी साइन जो इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेटरी साइन जो होता है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब वार्निंग साइन जो होता है ट्रेंगुलर शेप का होता है, ट्रेंगल शेप का। रेक्टेंगुलर नहीं ट्रेंगल का होता है। रेक्टेंगुलर का क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर जो होता है ना आपको इन्फॉर्मेटरी साइन हो जाता है। और रेगुलेटरी साइन जो होता है सर्कुलर हो जाता है। वार्निंग साइन जो होता है वार्निंग जो वार्निंग देता है ना वार्निंग साइन ट्रेंगल टाइप का होता है। ओके, तो कंफर्म हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सारे साइन के बारे में बताया गया। रेगुलेटरी साइन ठीक है, इन्फॉर्मेटरी साइन, अब आया वार्निंग साइन। तो रेगुलेटरी साइन देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी जो साइन है ना उसको बोल रहा है रेगुलेटरी साइन आर ऑल्सो कॉल्ड मैंड्रोटरी साइन, ऑल्सो कॉल्ड मैंड्रोटरी साइन। अच्छा, कहने का मतलब जो रेगुलेटरी साइन जो होता है ना रेगुलेटरी उसको बोलते हैं मॉडरेटरी साइन बोलते हैं। रेगुलेटरी साइन जो याद कीजिए पहले ध्यान दीजिए आंख बंद करके सोचिए कि जो रेगुलेटरी साइन है उसको ही मॉडरेटरी साइन बोलते हैं। रेगुलेटरी साइन को ही मॉडरेटरी साइन बोलते हैं। दिस साइन आर मेंट टू इन्फॉर्म रोड यूजर्स सर्टेन लॉ रेगुलेशन प्रो हैबिट्स। कहने का मतलब ये रूल और रेगुलेशन का बताता है। रेगुलेटरी साइन जो होता है ना रोड यूजर्स को रूल्स वगैरह को बताता है कि क्या रूल है रोड पे चलने का। ठीक है ना, द वोलेटाइन ऑफ द एनी रेगुलेटरी साइन इज ए लीगल ऑफिस एंड पंसिबल स्पेसिफाइड। ऑल रेगुलेटरी साइन और मॉडरेटरी साइन, रेगुलेटरी साइन को मॉडरेटरी बोलते हैं, रेगुलेटरी में मॉडरेटरी बोलते हैं, मॉडरेटरी साइन और सर्कुलर शेप। कहने का मतलब है कि जितना भी आपको रेगुलेटरी साइन जो होता है रेगुलेटरी साइन जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। रेगुलेटरी साइन कैसा होता है आपको पता है, रेगुलेटरी जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है विथ ओनली वन एक्सपेक्शन ऑफ द पहला स्टॉप साइन।
तो स्टॉप साइन आप जानते हैं कि ऑक्टागोनल होता है, ये एक्सेप्शन से भी रेगुलेटरी साइन में आता है, आपको स्टॉप साइन रेगुलेटरी साइन में आता है। स्टॉप साइन और गिव वे ये दोनों जो होता है ना, स्टॉप साइन अब गिव वे रेगुलेटरी साइन में होता है। स्टॉप साइन जो होता है एक ही अपवाद है कि ऑक्टागोनल हो जाता है। ओके, कह रहा है कि सेकंड में गिव वे साइन इट्स शेप से इन्वर्टेड ट्रायंगल। हाँ, गिव वे जो होता है सही इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है ना। गिव वे जो होता है इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है, तो आपसे याद रखिए गिव वे कैसा होता है, ट्रायंगल या तो इन्वर्टेड ट्रायंगल हो जाता है। ओके, अब है इन्फॉर्मेटरी साइन। दिस इन्फॉर्मेटरी साइन आर रेक्टेंगुलर शेप। हाँ, इन्फॉर्मेटरी जो होता है रेक्टेंगुलर शेप का हो जाता है। तो इन्फॉर्मेटरी शेप कैसा होता है, इन्फॉर्मेटरी जो इन्फॉर्मेशन देता है ना, इन्फॉर्मेशन देता है, इसका इन्फॉर्मेशन देता है, तो रेगुलेटरी साइन जो होता है, इन्फॉर्मेटरी साइन कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का हो जाता है। दिस साइन आर यूज टू गाइड द रोड यूजर्स अलॉन्ग द रूट्स। रूट के हिसाब से कौन गाइड करता है, तो करता है इन्फॉर्मेटरी साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन। एंड इन्फॉर्म देन द दियर डिस्टेंशन ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस को इन्फॉर्मेटरी साइन बताता है। द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन मेक द ट्रेवल ईजियर सेफ एंड प्लेसमेंट। हाँ, ईजी बनाता है, इन्फॉर्मेटरी साइन देता है कितना डिस्टेंस है, कितना पहुँचे, वो इन्फॉर्मेटरी साइन बताता है। अब है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन इज कंटिन्यूअरली साइन यूज्ड टू वार्न रोड यूजर सर्टेन hazardous conditions that exist on adjustment of roadway। रोडवे पर मतलब वार्निंग देते रहता है। द वार्निंग साइन शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रेंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल बोलिए तो इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है, बीच द अपेक्स पॉइंट अपवर्ड, ठीक है। द हैव वाइट बैकग्राउंड रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिम्बल्स। कहने का मतलब वार्निंग साइन का होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्निंग साइन का जो होता है ना उसको बताइए। दे हैव वाइट बैकग्राउंड, पहले वार्निंग साइन कैसा होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, बता ही दिए कि रेगुलेटरल ट्रेंगल होता है, वार्निंग वार्निंग ट्रेंगल का होता है। तो इसका क्या बात बोलते हैं, वाइट बैकग्राउंड होता है। वार्निंग साइन जो था, वार्निंग साइन वाइट बैकग्राउंड होता है, उस पर रेड बॉर्डर होता है एंड ब्लैक सिम्बल्स होता है, उसमें ब्लैक सिम्बल्स होता है, यही होता है आपको वार्निंग साइन। तो ध्यान दीजिए कैसा होता है वार्निंग साइन। पहले नंबर तो वो वाइट बैकग्राउंड होता है, उस पर रेड बॉर्डर होता है, उस पर ब्लैक मार्क हो जाता है, ब्लैक सिम्बल्स हो जाता है, उसको बोलते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग साइन समझ गए, ट्रेंगल शेप का होता है, ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड होता है, रेड बॉर्डर होता है, और उसके बाद रेड बॉर्डर और ब्लैक सिम्बल होता है, रेड बॉर्डर और ब्लैक सिम्बल्स हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आया द sequentially steps involve surveying construction irrigation structure follows। इरीगेशन स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो कर रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कितना वीडियो कंप्लीट हुआ, अभी थोड़ा सा और हाफ पहुंचाते हैं। देखिए अब कह रहा है ना, द सिक्वेंसली स्टेप इन्वॉल्व सर्वेइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरीगेशन स्ट्रक्चर आर फॉलोज। अगर इरीगेशन स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या मतलब स्टेप को फॉलो करना है। पहला है एग्जामिंग द वाटर एबिलिटी। हाँ भाई, इरीगेशन बनाना है, इरीगेशन सिस्टम, तो सबसे पहले वाटर एबिलिटी को ही मतलब पता करेंगे। तो एग्जामिंग द वाटर एबिलिटी, फिर एग्जामिंग द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी उसका क्षेत्र कैसा है, ज़मीन कैसा, और टोपोग्राफी को पता करेंगे। फिर सिलेक्शन द साइट, साइट को सिलेक्ट करेंगे। फिर रिवर गेजिंग, रिवर गेजिंग भी पता करेंगे। मार्किंग द कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया, मार्किंग करेंगे कल्टिवेबल कमांडेड एरिया पे। हाँ, कल्टिवेटेड कमांडेड एरिया, जो कल्टिवेबल कमांडेड एरिया है ना उसको मार्किंग करेंगे। जो कल्टिवेबल जहाँ पे धान उन होता है उसको कल्टिवेबल कमांडेड एरिया को मार्क करेंगे। मैकिंग द टेंटेटिव अलाइनमेंट, टेंटेटिव अलाइनमेंट बनाएंगे। उसके बाद रिकोनेंस सर्वे करेंगे। सर्वे में जानवे करते हैं, पहले रिया जाता है तो रिकोनेंस सर्वे होता है, प्रीलिमिनरी सर्वे हो जाता है, फिर फाइनल लोकेशन हो जाता है, फिर फाइनल सर्वे रिपोर्ट होता है। तो पहले रिकोनेंस सर्वे, फिर होगा प्रीलिमिनरी सर्वे, उसके बाद होता है फाइनल लोकेशन, फिर फाइनल सर्वे सबमिट, वो लास्ट में जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि फ्लाई एस। तो फ्लाई एस से क्या फ़ायदा है, वो कह रहा है फ्लाई एस फ्रेली डिवाइड। कहने का मतलब एडवांटेज ऑफ एडिंग फ्लाई एस एडेटिव ब्रिक मिशनरी। अगर बाय द ब्रिक मिक्स जो होता है उसमें फ्लाई एस को ऐड करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, वो पूछ रहा है कि एडवांटेज क्या है फ्लाई एस को। अगर एडिंग द फ्लाई एस एडेटिव द ब्रिक मिक्स, ब्रिक जो मिक्स होता है उसमें, पहला इट रिड्यूस कॉस्ट। अगर बाय द ब्रिक में फ्लाई एस को ऐड करते हैं तो रिड्यूस कर देगा कॉस्ट को। इट्स इम्प्रूव द अपरियंस, हाँ सुंदर कर देगा आपको। पहले तो कम करवे किया, रिड्यूस कॉस्ट कम कर दिया, उसके बाद सुंदर भी बना दिया, इम्प्रूव अपरियंस हो जाता है। इंक्रीज द रेजिस्टेंस है, फायर रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देता है आपको, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव द थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को भी इंप्रूव कर देता है। इट रिड्यूस ड्राइंग श्रिंकेज, जो रिड्यूस होता है ड्राइंग के समय श्रिंकेज होता है उसको भी रिड्यूस करता है।
रिड्यूस क्रैक प्रोबेबल एंड परमेबिलिटी, रिड्यूस करता है क्रैक को और प्रोबेबल परमेबिलिटी को, क्रैक को भी कम कर देता है आपको। इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, ETC स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। ओके, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हाँ, कहने का मतलब है कि फ्लाई एश स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। तो आप देखिए कोई भी ब्रिक है, उसको ब्रिक में अगर बाय द फ्लाई एश को ऐड करेंगे, कोई भी ब्रिक है, ब्रिक मान लिया उसमें फ्लाई एश को ऐड करेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला, रिड्यूस कॉस्ट घट जाएगा, ब्रिक आपका अपीयरेंस आ जाएगा, सुंदर दिखेगा। इंक्रीज फायर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा।